नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी बिहार का मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। आज का बिहार बिहान आपकी अपनी होस्ट निहारिका के साथ बेस्ट वाली गुड मॉर्निंग और स्वागत आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम में। थोड़ा परिवर्तित रूप, थोड़ा नया कलेवर बिहार बिहान का। एक अच्छी सुबह के लिए जितनी भी चीज़ों की कल्पना आप कर सकते हैं वो सभी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल है। अनमोल वचन से आपके सुबह की शुरुआत, साथ ही इतिहास से आपको जोड़ना, समाचार पत्रों की सुर्खियां, आपके स्वास्थ्य पर हमारी एक नज़र, दिन की विशेषताओं के बारे में, महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आपको देंगे जानकारी और साथ ही आपके लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी बातें हम करेंगे अपने मेहमान से। और मनोरंजन हम बिल्कुल नहीं भूल सकते, मनोरंजन के लिए होगा आपके लिए होगा फिल्मी गीत भी। तो चलिए, इसीलिए तो हम कहते हैं कि अपने हर दिन हर सुबह की शुरुआत करिए अपने इस पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान के साथ। आप जुड़े हैं हमारे साथ, तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं अनमोल विचार से। अनमोल विचार जिसमें हम आपसे साझा करते हैं कुछ कथन महापुरुषों के और आपको बताते हैं कि इन कथनों पर जब हम अमल करें तो किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को एक नया आयाम दे सकते हैं। स्वामी विवेकानंद, जिनकी ओजस्वी मैं कहूँगी कथन, जिनकी ओजपूर्ण वाणी हमें हमेशा निरंतर प्रेरित करते रहते हैं। तो चलिए आज के अनमोल विचार में देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद के कथन। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अगर मैं बात करूं गर्भवती महिला की एक सुरक्षित मातृत्व की, तो बेहद ज़रूरी है कि प्रसव के पूर्व, प्रसव के दौरान और साथ ही प्रसव के उपरांत भी हम उनके स्वास्थ्य के प्रति बेहद ही सजग रहें। इस पर विस्तृत जानकारी के लिए दर्शकों आज बिहार बिहान में हमने एक विशेष मेहमान को भी आमंत्रित किया है, जो कि एक बहुत ही अनुभवी डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं। उन्होंने PMCH से MBBS किया, इसके साथ ही आपने FRCOG किया, UK से, इंग्लैंड से 5 वर्षों तक वहाँ कार्य भी किया। वापस अपने देश आई और साथ ही तब से लगातार महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आप प्रयत्नशील हैं, NGOs के साथ भी जुड़ी हुई हैं और अपने स्तर पर भी काफ़ी कार्य कर रही हैं। तो चलिए स्वागत करिए हमारी आज की मेहमान डॉक्टर पूनम दीक्षित का। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद आमंत्रण के लिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। आज ये दिन है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस का और आपने बहुत कार्य भी किया है, एक लंबा अनुभव है आपके पास। शुरुआत में ये जानना चाहूँगी कि जो हमारा प्रांत है बिहार, यहाँ क्या स्थिति है, और अगर राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के उद्देश्यों की बात करूँ तो हम किस तरह कार्य कर रहे हैं और कहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसा है कि आपने पहले ही बताया कि ये दिवस हम क्यों मनाते हैं जी। और यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। जी, तो जी। लगभग 2 दशक हो गए काम करते बिल्कुल, हुए। बिल्कुल। और 2 दशकों में खुशी की बात यह है कि हमने बहुत कुछ हासिल किया है। जब ये शुरू किया गया था तो ऐसा कहा गया कि हमारा देश जी। माँ बनने के लिए एक सुरक्षित देश नहीं है। अच्छा। और अभी अगर हम सबसे मार्च में एक स्पेशल बुलेटिन के द्वारा जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट जारी किया गया है वह 113 है पर 100,000। तो हमने बहुत कुछ हासिल किया है, ये हमारा राष्ट्रीय एवरेज है। लेकिन आपने जो कहा कि बिहार कहाँ आता है, जी, जी। तो हमारे कुछ राज्य बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड और असम, ये 4 देश हमारे नेशनल एवरेज से थोड़ा पीछे हैं। अच्छा। और इसी के मुकाबले में दक्षिण के कुछ देश जो हैं वो काफ़ी आगे हैं। तो एक तरफ तो बहुत ही खुशी की बात है कि हम एक बहुत अच्छे एवरेज पर पहुंच गए हैं। हमारा जो उद्देश्य था कि हम 2030 तक 70, जो अभी 113 है वो 70 पहुंच जाए, जी, जी। तो हम उसके बहुत ही करीब हैं। लेकिन इन 4 राज्यों में अभी बहुत कुछ काम करने के लिए बाकी है। और आपने कहा कि क्या हो रहा है, तो जो सुरक्षित मातृत्व है उसके लिए उसके जो कई स्तंभ हैं उसमें है कि माताएं तभी माँ बने जब वो उसके लिए तैयार हों। बिल्कुल, उसके बिल्कुल। लिए जितनी शिक्षित रहेंगी वो उतना ही
बेहतर तरीके से अपने अधिकारों को चुन सकेंगी। सही कहा। उनकी अच्छी देख रेख हो, प्रसव के दौरान अच्छी देख रेख हो। और जो एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, जो कुछ इमरजेंसी है, जो सब केयर के बाद भी उसमें एक जटिलताएं आ जाती हैं, तो परेशानियां आ इमरजेंसी जाती केयर जो है वो सब जगह उपलब्ध हो। जी, तो इस क्षेत्र में एक इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर की बात आई, जो अच्छा। पिछले 5-10 साल में काफ़ी कुछ काम हुआ है जी। और उसकी जानकारी हेल्थ एजुकेशन के द्वारा, इस तरह के कार्यक्रमों के द्वारा हर किसी को दी गई है। और देखा जाए तो जो हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम है, तो एनजीओ के सहयोग से लक्ष्य एक कार्यक्रम है, जो जितने भी सरकारी लेबर रूम हैं, तो उन्हें एक मानक मापदंड है उस तक पहुंचना है। सफाई कैसी होनी चाहिए, अगर कोई इमरजेंसी हो तो ट्रीटमेंट की तत्परता कैसी हो, और अगर कोई गंभीर लक्षण है तो उसकी तुरंत पहचान की जाए। तो जैसे कुछ जगहों में ऐसा भी किया गया कि कलर कोडिंग की गई है। अच्छा। पीला, हरा, लाल। अब जैसे किसी महिला के देह में खून बहुत कम है, एनीमिया है, 5 ग्राम से भी कम है, तो उसकी ऐसी कलर कोडिंग हो कि तुरंत आप देखेंगे अस्पतालों में भीड़ होती है, और सामान्य और असामान्य और अति गंभीर रोगियों का हो सकता है कि तुरंत पहचान ना हो पाए। तो इसे हम अलर्ट, रेड अलर्ट की तरह लेते हैं। हाँ, एक लक्ष्य है। और बहुत कुछ है हमारे राज्य में और देश में, जो कि प्राइवेट संस्थान भी काम इस कर तरह रहे के हैं, केयर इस को तरीके देते हैं लोगों को। जी। तो उसके लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, फॉक्सी कहते हैं, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, तो उन्होंने एक मान्यता कार्यक्रम शुरुआत जारी किया। जैसे मैंने अपने अस्पताल को भी मान्यता के तहत, तो मान्यता एक 6 से 8 हफ्ते का वो ट्रेनिंग देते हैं। तो अभी पिछले कोविड के दौरान हर फ्राइडे को ट्रेनिंग होती थी, जिसमें आपके जितने भी हेल्थ वर्कर हैं उनसे पूछा जाता है। और जो सामान्य इमरजेंसी, जैसे रक्तस्राव है, एक कंडीशन है जिसमें महिलाओं को फिट आता है, तो अगर अचानक फिट आ गया तो आप क्या करेंगे। जी। तो पूरी ये तरह से आप बेसिक, ट्रेनिंग जो बिल्कुल देते हैं। मूलभूत बातों की एक ट्रेनिंग होती है, और फिर उसका वो असेसमेंट करते हैं। तो इस तरह से जो जितने भी तरह के काम हुए हैं, उसका खुशी की बात है कि वो हमारे सामने दिख रहा है, और ये प्रयास जारी रहने की जरूरत है। आपने बताया कि किस तरीके से लगातार सरकार भी प्रयत्नशील है, कई तरह के कार्यक्रम भी इस ओर चलाए जा रहे हैं, और क्योंकि बेहद ज़रूरी है कि जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, जो होने वाली माँ हैं, और जो बच्चे हैं, उनकी सुरक्षित देखभाल भी हो, तभी हम देश के सतत विकास के बारे में भी सोच सकते हैं। और कहा जाता है कि महिलाएं समाज के लिए बहुत ही मजबूत आधार स्तंभ होती हैं। अगर मैं इस वर्ष के थीम की बात करूं, इस कार्यक्रम का इस वर्ष का विशेष थीम क्या है, क्योंकि एक थीम के साथ हम कार्य करते हैं, और उस ओर हम कैसे कार्य कर रहे हैं। हाँ, इस तरह के जो दिन होते हैं वो एक तरह का पर्व ही होता है ना, जैसे कभी कल रामनवमी बीती, तो इस बार कोविड को थीम रखा गया है कि कोविड के दौरान हम अपनी माँओं को सुरक्षित रखें। जी। और क्योंकि कोविड का फिर एक संक्रमण यूरोप में फैल रहा है, और हमें पता नहीं है कि हमारे यहाँ क्या होगा, तो बेहतर है कि हम उसके पहले सावधान रहें। अभी जो मैंने देखा कि जितना भी कोविड में बंद था, तो हमारे सारे समारोह बिल्कुल जोर शोर से हो रहे हैं, और पहले की तरह ही भीड़ हो रही है। तो मुझे लगता है कि हमें एक सीखने की ज़रूरत है कि जो सावधानियां हमें सिखाई गई थी कोविड के दौरान, उसे हम एक तरह से पालन करते रहें। और अभी भी ये ध्यान रखें कि अगर हम इस तरह से लापरवाही बरतेंगे तो पता नहीं भविष्य में क्या हो सकता है। सतर्क रहने की गर्भवती माताओं को अगर कोविड संक्रमण होता है तो उनका रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसलिए एक स्पेशल एहतियात की ज़रूरत है। अगर मैं सुरक्षित मातृत्व की बात करूं, तो कई तरह की जटिलताएं भी देखने को मिलती हैं। जो 9 महीने की जो ये समय अवधि होती है, कई तरह की परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं, जो कि कारण बन जाती हैं, जो माताएं हैं उनके स्वास्थ्य पर असर डालती हैं। किस तरह की ख़ास परेशानियां हैं, कौन सी जटिलताएं हैं, उनके बारे में बताएं हमें। जी निहारिका जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। हर व्यक्ति सोचता है कि माँ बनना एक सहज प्रक्रिया है, और हम जाएंगे और बिल्कुल खुशी खुशी चले आएंगे। जी। लेकिन काश ऐसा होता, हमारी ज़िंदगी भी बहुत आसान होती, और हम भी यही चाहते हैं जी। लेकिन कुछ समस्याएं गर्भावस्था से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। जी। और जहाँ बहुत अच्छी सुविधा है, जो विकसित देश हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, वहाँ भी ऐसी समस्याएं होती हैं। अच्छा। और उसे पहचान करके सही समय पर उसका निदान किया जाता है।
अभी हम अपने देश की बात करें तो अगर हम देखें कि किन किन कारणों से मातृत्व मोर्टालिटी रेट सुरक्षित बढ़ी नहीं है। रह पाता है, तो उसमें सबसे जो बड़ा ये है वो है रक्तस्राव का। अच्छा। रक्तस्राव वो प्रसव के पहले भी हो सकता है और प्रसव के बाद भी हो सकता है। प्रसव के होने वाले मुख्य कारणों में आ जाता है जब प्लासेंटा कहीं थोड़ा सा नीचे हो। दूसरा कंडीशन है कि कभी वो भी रेयर, उतना कॉमन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि प्लासेंटा टूट जाता है और अंदर ही अंदर रक्तस्राव होकर के माता को काफ़ी बीमार कर सकता है। और प्रसव के बाद जो होने वाला रक्तस्राव है वो सबसे खतरनाक है। वो इस वजह से क्योंकि ज़्यादा समय नहीं होता है। अच्छा। सिर्फ 2 घंटा, तो उसे हम एक गोल्डन आवर कहते हैं। अच्छा। तो इसके लिए ज़रूरी तो ये है कि प्रसव ऐसी जगह में हो जहाँ की अगर रक्तस्राव होता है तो तुरंत ट्रीटमेंट किया जा सके। और अगर वहाँ ऐसी सुविधा नहीं है तो महिला को सुरक्षित करके उसको फ्लूइड लगा करके उसको जितना भी उसको सही जगह एक उचित ट्रांसपोर्ट के द्वारा तुरंत पहुंचाया जाए। बिल्कुल। तो ये 3 कंपोनेंट हैं जो, और पीपीएच हमारे लिए एक ऑब्स्टेट्रिशियन के लिए भी एक बहुत ही ऐसा नहीं है कि आज के भी दिन रक्तस्राव होता है और उसे काफ़ी तत्परता से, एक समझिए कि इमरजेंसी है और इसके लिए अस्पतालों में आपने पूछा कैसे हम इसको करते हैं, तो हम ड्रिल करते हैं। अच्छा। रेगुलर बताते हैं, हमारे सारे इमरजेंसी ड्रग लेबल करके रखे होते हैं। अच्छा। ये हुआ तो क्या हो। जैसे कि हमने बताया कि रक्तस्राव के बारे में आपने कहा कि इसके कारण बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, तो तुरंत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर जो गर्भवती महिला हैं या प्रसव के उपरांत की स्थिति है, तब भी हम तुरंत ही उन्हें एक अच्छे चिकित्सक के संपर्क में लेकर आएँ अगर वो वहाँ नहीं हैं। इन सब बातों पर ध्यान रखने की बेहद ज़रूरत है जी, जो आपकी बातों से मुझे महसूस हुआ। चीज़ जोड़ना चाहूँगी इसमें जी ज़रूर, कि महिलाओं में एनीमिया ना हो, तो जितना अच्छा हीमोग्लोबिन होगा, अगर उनका हीमोग्लोबिन 10 ग्राम के ऊपर है, 11-12 ग्राम है, तो अगर उनको आधा लीटर 1 लीटर लॉस हो भी जाता है तो वो बर्दाश्त कर लेंगी। लेकिन अगर वो पहले से ही कमज़ोर हैं तो समस्या बढ़ सकती है। एक 200 ml का भी रक्तस्राव उनको उनकी जान ले सकता है। तो इस कार्यक्रम के तहत कहना चाहूँगी कि एक बहुत ही आसान उपाय है कि हम अपनी महिलाओं को एनीमिक ना रखें जी। और स्कूलों से ही, एक स्कूल एडोलेसेंट हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, जिस समय हम बच्चियों को शिक्षित करते हैं परिवार कल्याण के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में। जी। क्योंकि उस समय की मैं कई तरह हम स्कूलों में जाते हैं बच्चियों को कई बातों को बताने के लिए, उस समय दी गई जो शिक्षा होती है एक बहुत ही अच्छी एक बेस तैयार करना, अच्छा आधार बनता है। बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि और वही बच्चियां जितनी शिक्षित होंगी वो बड़ी होकर के मातृत्व को एक अधिकार के रूप में चुनेंगी। बिल्कुल सही कहा। जानकारी बेहद ज़रूरी भी है, क्योंकि जो माताएं हैं अगर वो खुद जागरूक हैं और समझ रही हैं कि क्या समस्याएं हो सकती हैं, और अगर कोई समस्या आए तो उस पर उन्हें कैसे त्वरित कार्य करना है, किस तरह से संभाल खुद पता होना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि जो स्कूल कॉलेजेस में जाकर के इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा कदम मैं कहूँगी सुरक्षित मातृत्व के दिशा में, क्योंकि शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। जो जानकारी है बताते हैं उस दौरान मिले उन्हें। आपने जिक्र किया एनीमिया के बारे में भी, और खान पान बेहद अहम भी हो जाता है, क्योंकि जो गर्भवती महिला है उसकी अपना स्वास्थ्य तो जुड़ा ही है, मैं उसके साथ कहूँगी बच्चे का स्वास्थ्य भी जुड़ा है। तो माता और बच्चे दोनों ही स्वस्थ रहें और उनका ख्याल रखा जा सके, वो एनीमिक ना हो, इसके लिए खान पान पर किस तरह ध्यान देना चाहिए, क्या फोकस करना चाहिए, आप ज़रूर बताएं। जी, एनीमिया से बचने के लिए जो सबसे आसान उपाय है और जो हर किसी को अपनाना चाहिए, प्रेगनेंसी के पहले उनका हीमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए। अच्छा, इसलिए ज़रूरी है कि आप प्रेगनेंसी के पहले एक बार ज़रूर चेकअप कराएं, और गर्भावस्था के दौरान आयरन की एक गोली जरूर लें, जो अभी सभी सरकारी संस्थानों में उपलब्ध रहता है। बिल्कुल। और रही खान पान की, तो खान पान में हमारे यहाँ कई भ्रांतियाँ हैं। लोग सोचते हैं कि चुकंदर और अनार पीने से, खाने से बहुत अमूमन सब यही बढ़ता है, लेकिन ऐसा है नहीं। और पोषण के बारे में कई भ्रांतियां हैं। इस कार्यक्रम के तहत शायद पूरी बातों को नहीं एड्रेस कर पाऊँ, लेकिन 2 महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगी कि
ऐसा नहीं होता है कि बहुत महंगी चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। जो आपको लोकली उपलब्ध है, प्रोटीन के जो हमारे अच्छे स्रोत हैं, जो हमारा बिहारी भोजन सब है, जैसे सत्तू है, दाल है, एग प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। अभी अगर हम अपनी महिलाओं को कहें तो वो कहेंगी कि एग में गर्मी होती है, लेकिन ऐसा है नहीं। एग भी प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। एनीमिया ना हो इसके लिए हमें आयरन चाहिए, भरपूर मात्रा में प्रोटीन चाहिए, क्योंकि गर्भवती महिलाओं का प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। तो और तीसरी बात ये है कि एक संक्रमण, कोई भी वर्म वगैरह का जो संक्रमण होता है तो हमने जो खाया वो अब्सॉर्ब नहीं होता है, उस पर भी उसके लिए भी एक दवा दे दें। खास करके ग्रामीण महिलाओं में एक दवा हम लोग दे देते हैं। और अगर रेगुलर एंटीनेटल केयर होता रहा, कम से कम 4 बार 9 महीने में हीमोग्लोबिन की पहचान हुई तो हम एनीमिया को पहले पहचान सकते। एक और बीमारी के बारे में आपसे जानना चाहूँगी। शुरुआत में आपने जिक्र भी किया, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, फिट आते हैं, तो ये कैसे समझे कि ये बड़ी समस्या है और किस तरीके से इसे हैंडल करें? क्या उपाय तुरंत कर लेने चाहिए? देखिए 2 to 3% महिलाओं में ये हो सकता है। जी जी। इसके हम हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। अच्छा। और होता ये है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। अच्छा। यूरिन में प्रोटीन आने लगता है। और जो मुद्दा ये है कि बहुत बार ये साइलेंट होता है। इसकी पहचान तभी हो सकती है जब आप चेकअप कराने जाते हैं। आप अचानक गए, आपका रेगुलर चेकअप इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी हो जाता है। तो रेगुलर चेकअप से ही ये पता चलता है। और अगर पहले निदान किया जाए, और उसका कभी ऐसा भी होता है कि अगर बढ़ने लगा तो हमें प्रेगनेंसी को वहीं पर रोकना पड़ता है। अच्छा। जैसे 8वें महीने में, और रेयरली बहुत पहले भी माता को बचाने के लिए हमें प्रेगनेंसी को वहाँ पर टर्मिनेट करना पड़ता है। अच्छा। और ये एक एक्यूट इमरजेंसी होती है। अगर मान लीजिए ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया, 160 110 हो गया, प्रोटीन हो गया, बहुत ही जल्दी माताएं इसमें बीमार हो जाती हैं और ज़्यादा गंभीर होने पर फिट आने लगते हैं, जिसे बोलचाल की भाषा में चमकी आना कहते हैं और हम लोग इसे एक्लैम्पशिया कहते हैं। जी जी। तो एज ए डॉक्टर हम चाहते हैं कि वो स्थिति आए ही नहीं। और जैसे ही ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है या हल्का सा भी अगर हमें सिग्नल मिलता है, जैसे कि लगेगा कि माँ ट्विची हो रही है, तो हम लोग उसे एक मैग्नीशियम सल्फेट नाम की दवा देते हैं, जो कि फिट को तुरंत कंट्रोल कर लेता है। जैसे कि आपने इसके बारे में बताया, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। जो गर्भवती महिला हैं उन्हें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि उनके शरीर में किसी तरह का कोई भी परिवर्तन हो रहा है या नहीं, या अगर इस तरह के परिवर्तन को नोटिस करती हैं तो तुरंत ही चिकित्सक से बात करने की बेहद ज़रूरत है। अगर मैं बात करूँ कि प्रसवोत्तर देखभाल का भी जिक्र करना चाहूँगी, क्योंकि कई बार जब हम सुरक्षित मातृत्व की चर्चा करते हैं, प्रसव बहुत आसानी से हो गया, लेकिन उसके पश्चात भी कई कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न होने लगते हैं। उस वक्त कैसे सतर्क रहें और क्या ख्याल रखना चाहिए? डिलीवरी के बाद 6 हफ्ते और आइडियली 3 मंथ्स तक एक बहुत अच्छे केयर की ज़रूरत होती है। अच्छा। उस समय हम माताओं को बताते हैं, एजुकेट करते हैं कि वो अपने बच्चों को अपना दूध दें। जी। अगर कोई एनीमिया है तो उसको करेक्ट करें, एक्सरसाइज करें ताकि उनका शरीर फिर से फिट हो। जी। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ। अच्छा। एक पूरा समय जो है माता के लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है, तो उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दिया जाए ताकि वो खुश रहें, उन्हें परिवार से पूरा सपोर्ट मिले। जी। तो इसमें डॉक्टर की, परिवार के सदस्यों की एक अहम भूमिका होती है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परिवार कल्याण के बारे में अगला बच्चा तुरंत ना हो, उस समय उसके बारे में हम एजुकेट करें और उन्हें क्या करना चाहिए उसके तरफ उनका मार्गदर्शन करें। आपने कहा कि प्रसव के उपरांत भी शारीरिक तौर पर भी ध्यान रखना ज़रूरी है और मानसिक तौर पर भी ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो माता है उसे नवजात शिशु की देखभाल भी करनी होती है, साथ ही अपने शरीर की भी देखभाल करनी रहती है ताकि वो स्वस्थ रह सके, और इसमें परिवारजनों का सहयोग भी अपेक्षित है। एक कुशल चिकित्सक के मार्गदर्शन में जब ये प्रसव की प्रक्रिया होती है, एक संस्था में, एक चिकित्सालय में जब प्रसव होता है तो ज़्यादा सुरक्षित होती हैं माताएं। पर अभी भी जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि उनकी पहुंच कम हो जाती है। जो चिकित्सालय है वहां तक पहुंचना उनके लिए कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है।
तो संस्था में प्रसव हो इसके लिए क्या बताना चाहेंगी और क्या मार्गदर्शन करेंगी? देखिए, अभी ऐसा है कि जब से जननी सुरक्षा कार्यक्रम आया है, जी। सरकार ने जो इंसेंटिव दिए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ तक कि पोषण के लिए भी उन्हें पैसा देता है, तब से इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ोतरी बढ़ हुई गए है। हैं और बहुत कम लोग हैं जो कि अब नहीं जाते हैं। तो ये दर जरूर इसमें बढ़ोतरी हुई जी, है जैसा कि आपने कहा है, और ये हमारे समाज के लिए और सुरक्षित मातृत्व के लिए बहुत अच्छा भी है। सरकार कई योजनाएं लेकर आ रही है ताकि जो हमारे देश में एक सुरक्षित मातृत्व की दर को हम आगे ले जा सकें और जो माताएं हैं वो सही तरीके में, सही परिवेश में शिशु को जन्म दें, ताकि एक हंसता खेलता परिवार रहे और सभी जो शिशु हैं उनके सर पर माता का आंचल भी रहे। आपकी ओर से जानना चाहूँगी, आज के विशेष दिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे प्रयास होने चाहिए, हर स्तर पर मैं बात करूंगी, गर्भवती महिला के स्तर पर, उसके परिवार के स्तर पर और चिकित्सकों के स्तर पर, क्या ऐसे प्रयास होने चाहिए ताकि हम मातृत्व को सुरक्षित और सुखी मातृत्व बना सकें? मैं फिर से दोहराना चाहूँगी, स्त्री शिक्षा और परिवार कल्याण, ये बहुत ही मजबूत स्तंभ है जिसके लिए सरकार सब प्रयास कर रही है, समाज भी प्रयास कर रहा है, लेकिन परिवार और व्यक्ति का प्रयास और सहयोग सबसे ज़रूरी है। हम सब कुछ दूसरे के सहारे नहीं छोड़ सकते हैं। जी। तो हमें अपनी ओर से सजग होना होगा कि इन दोनों को हम अपनाएं, क्योंकि जैसे 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 नंबर बढ़ता है 2-3 के बाद, प्रसव के खतरे बढ़ते जाते हैं। तो परिवार को बहुत बड़ा कर लेना आर्थिक दृष्टि से भी बहुत अच्छा नहीं है और माँ के स्वास्थ्य के लिए भी वो अच्छा नहीं है। और बतौर चिकित्सक हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपका जो प्रसव है, आपकी जो गर्भावस्था है, वो आपके लिए एक खुशी का समय हो। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस होता है तो हम बड़ी तत्परता से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि 100% सफलता हर समय मिलती रहे। सब कुछ के बावजूद कई बार हमारा आउटकम अच्छा नहीं होता है। अभी आपने पढ़ा भी होगा कि ऐसे में हमारे यहाँ बहुत ही प्रचलित है कि जनता जो है न्याय को अपने हाथ में ले लेती है, वो डॉक्टरों पे आक्रमण करते हैं। अभी हाल में एक बहुत ही दुखद घटना हुई, एक महिला चिकित्सक को सुसाइड करना पड़ा। तो इस तरह की आगे कोशिश ना लोगों ने डेड बॉडी ले जा करके उसे काफ़ी प्रताड़ित किया। तो हम भी प्रयास कर रहे हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रयास कर रहा है, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल ही अनुचित है। माताओं को सुरक्षित रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टरों का भी सम्मान करें। बिल्कुल सही और कहा उनकी आपने। सुरक्षा को भी काफ़ी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक चिकित्सक के लिए भी उनके जो मरीज हैं उनका स्वास्थ्य बेहद अहम होता है और हम उन्हें डॉक्टर को सच पूछा जाए तो ईश्वर का दर्जा भी देते हैं। तो इस तरह की जो कोशिश है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, जैसा कि आपने कहा, और मैं भी अपने स्तर पे ज़रूर कहना चाहूँगी। एक और चीज़ के बारे में आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, अबॉर्शन। ये भी एक समस्या के रूप में आ जाता है। सुरक्षित मातृत्व की अगर हम बात करते हैं तो एक समस्या, एक जटिलता पैदा कर देता है। उस वक्त माताओं को क्या ख्याल रखना चाहिए ताकि उनके जान पर बिल्कुल ना बने? देखिए, गर्भपात हमारे यहाँ कानूनी है और सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में उपलब्ध है। तो सबसे पहले तो अगर हम उचित साधनों का उपयोग कर रहे हैं तो उसकी नौबत नहीं आती है, और अगर ऐसा होता है तो हम जितनी जल्दी करा लें माँ के लिए उतना सुरक्षित रहता है। अच्छा। और एक व्यावहारिक बात जो मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगी, अभी गर्भपात की दवाएं दुकानों में उपलब्ध हैं, तो बिना किसी टेस्ट के लोग खरीद करके खा लेते हैं। जी, वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उतना आसान है नहीं कि एक दवा खा लिया और सब कुछ हो गया। गर्भपात के बाद संक्रमण हो सकता है, अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है, बहुत बड़ी बात, और कई तरह की परेशानियां होती हैं। जी। तो और इसमें रोल मैं जो देखती हूँ क्लिनिक में, मेरे हस्बैंड ने ला के दे दिया। तो महिलाओं को अलर्ट होना होगा कि वो एक सही कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करें, और अगर ऐसा हो जाता है तो उचित तरीके से जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उसका उपयोग करें। एक ज़रूरी जानकारी भी आपसे, चूँकि आज आप हमारे साथ हैं, जानना चाहूँगी कि जब महिला गर्भवती होती है तो जो चेकअप की अवधि है वो क्या क्या होनी चाहिए? क्योंकि आपने शुरुआत से अंत तक कहा है कि चिकित्सकों के संपर्क में रहना चाहिए, दिखाते रहना चाहिए, तो वो अवधि क्या होनी चाहिए? कब कब दिखाना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है?
एक चेकअप प्रेगनेंसी के पहले, अच्छा, एक और तीन महीने के 3 भागों में हम बांट दिया गया है। हाँ। तो कम से कम 6 चेकअप तो ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, लेकिन आइडियली जो हम जैसे प्राइवेट संस्थाओं में जब हम कहते हैं, फिर एक पहले 3 महीने में एक उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं, फिर जब 5वां महीना होता है तब एक बार फिर देखना चाहते हैं और अल्ट्रासाउंड करते हैं कि बच्चा सही तरह से विकसित हुआ है, कोई विकृति नहीं आ रही है, कोई विकृति तो नहीं है। जी जी। और उसके बाद और अंतिम 2 महीने में हम उन्हें हर हफ्ते देखना चाहते हैं। जी जी। आपने कहा कि जो निश्चित अवधि है उसके दौरान लगातार जो आपकी चिकित्सक है उनसे मिलते रहना चाहिए और उनका मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए। कुछ टीकाकरण भी बेहद अहम होता है इस दौरान, क्या इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? जी, और टेटनस का टीका सबसे ज़रूरी है, जो हर खुशी की बात है कि हर किसी को पता है, कुछ पड़े या ना पड़े टेटनस का टीका ज़रूर पड़ जाता है। तो 2 टीके टेटनस के लगते हैं। और इसके अलावा जैसे कोविड वैक्सीन है जो कि पूरी तरह से सुरक्षित है, महिलाएं ले सकती हैं। अभी बहुत सारे सवाल आए बूस्टर डोज के लिए, तो वो भी पड़ सकता है ज़रूर। और फ्लू वैक्सीन, जब भी फ्लू का एपिडेमिक होता है, तो ये सब लेकिन ऑप्शनल है। जी जी। और एक और वैक्सीन पड़ता है जो डिप्थीरिया और जो न्यू बॉर्न बेबीज़ में इस तरह के संक्रमण को बचाता है, वो हम 8वें महीने में देते हैं। तो ये महत्वपूर्ण वैक्सीन है जो ज़रूर लेने चाहिए, पढ़ना चाहिए। और हेपेटाइटिस बी ये सब अलग है, लेकिन ये हमारे ध्यान रखना है कि आप निरंतर जो चिकित्सक हैं उनके संपर्क में रहें, और वो जो राय दे रहे हैं, जिस मेडिसिन के बारे में कह रहे हैं खाने की, उसे भी ज़रूर लें ताकि एक सुरक्षित मातृत्व को आप उसकी अनुभूति आप महसूस कर सके। बहुत ही बढ़िया आज आपने जानकारी दी, हमें बहुत कुछ बड़े विस्तार से बताया। आज के इस दिवस पर, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस पर, डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रण के लिए। जी जी, धन्यवाद, नमस्कार आपका। और दर्शकों, आज हमने बातचीत की डॉक्टर पूनम दीक्षित जी से। उन्होंने बहुत ही विस्तार से बताया कि किस तरह से हम एक सुरक्षित मातृत्व अपनी माताओं को दे सकते हैं, और बहुत ही ज़रूरी है कि जो गर्भवती महिला है उनकी सही देखभाल हो, उनके स्वास्थ्य की सही देखभाल हो, प्रसव के पूर्व भी, प्रसव के दौरान भी और प्रसव के उपरांत भी। तो चलिए, आज के इस राष्ट्रीय दिवस पर हम ये प्रण करें कि हम अपनी ओर से प्रयास ज़रूर करेंगे और हम अपने समाज का एक सुंदर विकास भी करेंगे। तो चलिए, एक गुजारिश मैं भी आपसे ज़रूर करूंगी और आपसे कहूंगी कि कैसा लगता है आपको हमारा ये कार्यक्रम बिहार बिहान, हमें ज़रूर लिख भेजें, क्योंकि जब आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए भी और भी बेहद अच्छा हो जाता है। तो चलिए, नोट करिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल ID है director@ddkpatna@gmail.com।